मैं रंजित सर, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज एलर्जी के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर में एलर्जी कैसे पैदा होती है, एलर्जी किस तरह से घातक रूप में हमारे शरीर में अपना लक्षण दिखाता है, साथ ही साथ एलर्जी में कौन सा सेल प्रभावी है, कैसे इसमें प्रोटीन प्रभावित हो जाते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलर्जी यहां लिखा हुआ है हाइपर सेंसिटिव एंटीजन। हाइपर सेंसिटिव एंटीजन मीन्स एलर्जी। एलर्जी को हाइपर सेंसिटिव रूप में जानते हैं। एलर्जी कॉज्ड बाय एलर्जन, मैंने यहां बता रहा हूं एलर्जन के बारे में। तो एलर्जन क्या है? यानी एलर्जन उसी को कहते हैं जिससे एलर्जी पैदा होती है। तो एलर्जी जिससे पैदा होती है एलर्जेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलन, जानते होंगे पोलन ग्रेन जैसे फ्लावर्स में जब वो पोलन किसी व्यक्ति के टच में आ जाते हैं तो व्यक्ति पर इनका प्रभाव दिखने लगता है और उसे एलर्जी माना जाता है। इचिंग टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। डस्ट, जैसे घर से बाहर निकलते हैं या डस्ट वगैरह के संपर्क में, जैसे घर में झाड़ू वगैरह लग रहा हो उस समय डस्ट वगैरह के संपर्क में कोई आते हैं तो स्नीजिंग वगैरह शुरू होने लगती है। एनिमल डेंडर्स, यहां ये देखना है एनिमल डेंडर ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो एनिमल डेंडर का मतलब कि कोई जानवर यानी हमारे आसपास में है और किसी कारण से उसका शरीर का आधा भाग कट जाता है, उसका या तो ब्लड या पंख या और भी उसका अवशेष हमारे शरीर पर आ गिरता है। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, मक्खियां उसके पंख डैना के संपर्क में आ गया तो पंखा के डैना में आते ही मक्खियां कट जाते हैं, उसका ब्लड व्यक्तियों के शरीर पर आ जाता है। तो उस समय जो व्यक्तियों को जो एलर्जी पैदा होगी वो एनिमल डेंडर्स कहलाए, और भी बड़े बड़े जानवर। उसके बाद फूड आइटम की बात करते हैं, यानी भोजन से भी एलर्जी है। जानने के बाद आश्चर्य होगी कि भोजन से भी एलर्जी होती है। जैसे मुख्य रूप से यानी एलर्जी का आगे भी हम सिम्टम्स के बारे में बताएंगे, एलर्जी किसे कहेंगे, एलर्जी नाम है। अक्सर लोग आसपास में बात करते रहते हैं कि आपकी बातों से एलर्जी है, हंसने पे एलर्जी है, खड़ा होने पे एलर्जी है, आपको देखते हैं तो एलर्जी है। माने भिन्न भिन्न तरह से लोग यानी बातें रखेंगे एलर्जी से संबंधित। तो यहाँ पे यानी बात आ रही है कि फूड आइटम जैसे व्हीट, गेहूं का कोई प्रोडक्ट है और गेहूं का कोई प्रोडक्ट है और उसको खाएंगे, जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा। तो उसमें होता क्या है कि गुलेटिन, यानी गुलेटिन इसमें, यानी जो व्हीट है गेहूं है इसमें गुलेटिन एक एलिमेंट्स है जो किसी व्यक्ति को सेट नहीं करता है तो उनको एलर्जी होने लगता है। तो याद रखेंगे फूड से भी एलर्जी होती है। साथ ही साथ इसका सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण की। तो सिम्टम्स है वाटर आइज, जैसे आंखों में पानी आ जाना, आंसू के समान आ जाता है। रनिंग नोज, नाकों से भी पानी चलने लगता है। स्नीजिंग, छींक आती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी श्वसन क्रिया में भी प्रभाव पड़ जाता है, यानी श्वसन क्रिया भी प्रभावित रहती है इस बीमारी से। अब ये देखना है, इसके अलावा भी बहुत सारा, जैसे स्किन का रेड हो जाना, टिश्यू को यानी फूल करके लाल होना, इसके कारण खुजली होना, साथ साथ चकता बनना, दिनाय बनना, दर्द आना, पीड़ा बनना, खुजली से संबंधित बहुत सारे बताइए, फुंसी टाइप का शरीर के स्किन पर विकार आ जाते हैं। ये सब किसका उदाहरण है? एलर्जी का ही उदाहरण है। अब यानी इसके बाद हम बात करते हैं कि एलर्जी में मुख्य रूप से रोल किसकी है? रोल हमारे शरीर का जो अवयव है उसी का ना होगा। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट रोल में जब बात करते हैं तो इसमें है इम्यूनोग्लोबिन, जो एंटीबॉडी होता है, और ये इम्यूनोग्लोबिन, और इसमें इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वह इम्यूनोग्लोबिन में खास करके यहां देखिए इम्यूनोग्लोबिन ई, तो इम्यूनोग्लोबिन ई की भूमिका इसमें होती है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो है एंटीबॉडी के अंतर्गत है
और इम्यूनोग्लोबिन की रोल होती है, ये सब फैक्टर काम करते हैं, ये सब प्ले हो जाते हैं शरीर में। शरीर का ही है खुद, ये सब शरीर में बनती है जो अस्थायी रहता है, लेकिन जब एलर्जी होती है तो ये सब प्ले हो जाते हैं, प्ले कर जाते हैं, मतलब भूमिका निभाने लगे, एक्टिव हो जाते हैं। मास्ट सेल और बेसोफिल, यानी ये क्या है, WBC का पार्ट्स है, और ये तो मास्ट सेल जो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में फंक्शन करते रहता है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये सब की भूमिका हो जाती है। हिस्टामिन के कारण जो मस्कल है, स्किन है, ये सॉफ्ट हो रहता है, साथ साथ हिस्टामिन अदर पार्ट्स में भी मदद करता है, यानी हिस्टामिन ये सब जो है कि इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी है, मास्ट सेल जो बेसोफिल है, और हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, ये सब कार्य करने लगते हैं। कब? जब शरीर में एलर्जी पैदा होती है तब। एलर्जी पैदा होने का बहुत सारा रीजन है। अब हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस भाग पे। जैसा कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, मान लीजिए कि एंटीजन है, और ये एंटीजन यानी फैक्टर है किसका? एलर्जी का। और जब ये इंटर होता है, इंटर करता है, तो देखिएगा मास्ट सेल उसे कैप्चर करता है, और मास्ट सेल के अंदर में छोटा छोटा ये जो भाग दिख रहा है ना, उसका नाम होता है ग्रेनुलस। तो ग्रेनुलस इसका नाम है, जो इसमें छोटे छोटे पार्ट है, जो कण है, ग्रेनुलस, और उस ग्रेनुलस को हटा देना डी ग्रेनुलस कहलाता है, इसलिए इसका नाम है डेंड्राइट सेल, यानी डेंड्रिक सेल इसी का नाम है। डेंड्रिक सेल यानी मास्ट सेल बन जाता है डेंड्रिक सेल कब? जब ग्रेनुलस को हटा देता है, यानी डी ग्रेनुलस बन जाता है। तो मास्ट सेल जैसे हमारे बॉडी में, फिर से इसको बताता हूं, एंटीजन जो एलर्जी का है, जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मास्ट सेल उसको पहचान लेता है, तब वो डेंड्रिक सेल का काम करता है, जो इसके अंदर जो ग्रेनुलस है, उस ग्रेनुलस को डी ग्रेनुलस करता है, मतलब जो इतने भी इसमें फैक्टर है, जो हानिकारक हार्मफुल फैक्टर है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ यहाँ देखिएगा कि जैसे ही यानी प्रवेश करता है एंटीजन, तो यहाँ पर ये जो है TH1 सेल बनता है। तो TH1 सेल बनता है, वो क्या करता है, यानी उसको कैप्चर करता है। किसको कैप्चर करता है? एंटीजन, जो इसमें जो एंटीजन प्रवेश किया। तो मास्ट सेल पहचाना, पहचानने के बाद दे दिया किसको? फिर से एंटीजन जैसे ही मास्ट सेल के संपर्क में आता है, मास्ट सेल कार्य करना शुरू करता है, तब यानी बन जाता है डेंड्रिक सेल, और डेंड्रिक सेल चूंकि ग्रेनुलस को हटा दिया है, इसे डेग्रेनुलस कहलाएगा। अब साथ ही साथ कुछ एलर्जेंस इसका जो है, उस एलर्जेंस को यानी मास्ट सेल देता है TH1 सेल को, और TH1 सेल उसे एक्टिवेट करता है, फिर से उसको पहचानने के लिए ले जाता है कि पहचानो। जैसे मान ली जाए कि यहाँ पर पेश करेगा, मान ली कि जज है, और ये जज के पास मुजरिम को पेश किया जाए, जैसे एंटीजन को पेश करेगा, ये है सिपाही, तो सिपाही का काम है यानी कि क्रिमिनल को पकड़ना, तो क्रिमिनल को मास्ट सेल यानी सिपाही पकड़ेगा, जज को देगा, फिर जज उसको यानी सिपाही के पास ले जाएगा कि देखो यानी जो तुम्हें पेश किया था वही है कि कोई और है। तो यहाँ पर मास्ट सेल एंटीजन को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद दे देता है TH1 सेल को, TH1 सेल पुनः ले जाता है मास्ट सेल के पास कि पहचान लो वही है कि कोई और है। तो पहचान हो जाती है कि हाँ सच में यही एंटीजन है जो पैदा करता है एलर्जी को। तो फिर उसे एक्टिवेट करके यानी TH1 सेल देता है TH2 सेल को, और TH2 सेल यानी अब क्या करता है कि तुरंत यानी बॉडी में यानी बनाता है B सेल को, B सेल को बॉडी में बनाता है, और जैसे ही B सेल बनेगा तो B सेल यहाँ बनाता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। और प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, यानी मेमोरी सेल का मतलब होता है कि ये याद करता है, पहचान रखता है बहुत दिन तक, यानी फ्यूचर तक प्रोटेक्शन देता है हमारे बॉडी को, तो वो है मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या करता है? फ्यूचर टाइम में, मतलब आने वाला समय तक सुरक्षा देता है। तो आने वाला समय तक जो सुरक्षा देता है उसका नाम है मेमोरी सेल। और प्लाज्मा सेल का देखिए, प्लाज्मा सेल कैसे काम करता है? प्लाज्मा सेल में बनता है इम्यूनोग्लोबिन E। तो इम्यूनोग्लोबिन E जो बनता है ये एंटीबॉडी है, और जैसे इम्यूनोग्लोबिन E बनता है कि ये मास्ट सेल को पुनः माने दोबारा यानी मास्ट सेल को एक्टिव करता है। जब मास्ट सेल जब एक्टिव होता है इम्यूनोग्लोबिन E के कारण, तो इम्यूनोग्लोबिन E के कारण जब मास्ट सेल एक्टिव होता है तो शरीर में पैदा होने लगता है यानी हिस्टामिन। और चूंकि हिस्टामिन जब पैदा होने लगता है तो ये सब रोल अपना शुरू करता है, और रोल जब ये शुरू करता है, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, मास्ट सेल बेसोफिल जो मास्ट सेल ही है, और ये इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, ये सब जब रोल करेगा अपना अपना बताइए रोल प्ले करेगा, तो जितना भी बताइए एलर्जेंस हैं
एलर्जेंस, ये सब जो है वो यानी बाधित हो जाएंगे, ये सब का प्रभाव हीन हो जाएगा, ये सब का प्रभाव खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार प्लाज्मा सेल बनाता है इम्यूनोग्लोबिन ई। तो समझे होंगे कि एंटीजन जैसे प्रवेश करता है तो मास्ट सेल काम करता है, मास्ट सेल देता है TH1 सेल को जो एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करने के बाद TH2 सेल बनता है, TH2 सेल रिलीज करता है B सेल को, B सेल बनाता है प्लाज्मा सेल को, प्लाज्मा सेल बनाता है इम्यूनोग्लोबिन ई, और इम्यूनोग्लोबिन ई यानी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी है जो प्रभावहीन कर देता है एलर्जेंस को, जैसे यानी पोलन को, डस्ट को, एनिमल डेटर्स को प्रभावहीन कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एलर्जी पैदा नहीं होती है। यहाँ पर हम खास बात बता रहे हैं कि हे फीवर भी एक आता है, हे फीवर। तो हे फीवर यानी इसका मुख्य रूप से पोलन ग्रेन है, तेज इसमें बुखार होती है, और तेज गर्मी इसमें बुखार होती है, तो यानी इस फीवर को हम लोग हे फीवर के नाम से जानते हैं। खास करके ये फीवर यानी एलर्जी में होता है। साथ ही साथ अदर जो इसमें पार्ट्स है, वो अदर जो इसका और पार्ट्स है वो अस्थमा डिजीज है। अब बताइए अस्थमा डिजीज है, तो अस्थमा भी एक प्रकार का बीमारी है, और अस्थमा यानी जो डिजीज होती है वो एलर्जी से भी पैदा हो सकता है, जिसके कारण हवा यानी वायु का जो जगह है हमारे फेफड़ा में जो ब्रोंकियोल्स हैं उसमें यानी प्रॉब्लम हो जाती है अस्थमा बीमारी में। तो अस्थमा जो बीमारी है वो एलर्जी से भी पैदा होता है। तो यानी मुख्य रूप से हम जानकारी दी एलर्जी के बारे में। तो आज एलर्जी का जो मुख्य भाग जो रहा इस प्रकार से, और आगे भी हम इससे संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और हमारी वीडियो से आपका यानी जो भी जानकारी हो आपका जानकारी पूर्ण होता रहे, इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूंगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।